स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा किया जाना है। आप लोगों ने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। तो आज उसी पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और वो निर्णय क्या है आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। सरकार का निर्णय, देश में होगी जातिगत जनगणना और कैसा होगा भविष्य। अर्थात इस जातिगत जनगणना के बाद भारत में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आरक्षण की सीमा में क्या बदलाव हो सकता है, राजनैतिक दृष्टि से क्या उथल पुथल हो सकता है, शैक्षणिक संस्थाओं में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, संभावनाओं पर बात की जाए। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इसी पर आधारित होगा। तो चलिए पहले सरकार के इस निर्णय पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में क्रमवार से जनगणना के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आरक्षण की जो वर्तमान एक सीमा तय है उस पर बात करते हैं और फिर क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं। तो चलिए बात किया जाए कि इस सरकार का जो जातिगत निर्णय, भारत सरकार का जो जातिगत जनगणना का निर्णय है वो आखिर कब लिया गया। तो 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल 2025 को बुधवार को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि भारत में जातिगत जनगणना होगी, अर्थात जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी जाती है। बड़ी लंबे समय से इस बात की मांग हो रही थी कि नहीं, जातिगत जनगणना अर्थात जातियों की गणना को भी जो दशकीय जनगणना होती है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसकी मांग बड़े लंबे समय से हो रही थी। तो अब वो क्या परिस्थिति बनी, क्या इसको राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं या समय की मांग कह सकते हैं, उस बैकग्राउंड पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल मंजूरी दी गई इस पर चर्चा करते हैं। और इस मंजूरी को लोगों के सामने पेश किया कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। अश्विनी वैष्णव जी ने इस निर्णय को सबके सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने ये निर्णय लिया है, सरकार ने मंजूरी दी है कि अब जो भी भविष्य में जनगणना होगी उसमें जाति की भी गणना होगी कि कौन सी जातियां कितने परसेंटेज के रूप में हैं, अर्थात आबादी के किस हिस्से में कितनी जातियां हैं इसकी भी गणना की जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये जो गणना का जो विषय है, जो जनगणना का विषय है, ये अनुच्छेद 246 के अनुसार ये केंद्रीय सूची का विषय है और इस आधार पर ये किसका विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है। इस आधार पर ये सरकार ने निर्णय लिया है। तो ये सरकार का निर्णय था। अब इस निर्णय के बाद बात करते हैं कि क्या है जातिगत जनगणना। सरकार ने तो निर्णय ले लिया, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी चर्चा किया जाए
कि जातिगत जनगणना होती क्या है। तो यहां देखिएगा लिखा हुआ है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी यदि गिनती की जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, जातिगत जनगणना कहते हैं। कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं, कितनी जातियां ओबीसी में शामिल हैं, कितनी जातियां एससी में शामिल हैं, कितनी जातियों को एसटी में शामिल किया गया है, इसका एक विस्तृत ब्यौरा रखा जाए, उसी को हम जातिगत गणना के नाम से जानते हैं। अर्थात देश की आबादी को, जो देश की संपूर्ण जनसंख्या है, देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। जब ये जातिगत जनगणना होगी तो जितनी भी जातियां हैं, अर्थात जितनी भी भारत की जनसंख्या है, उन संपूर्ण जनसंख्या को जातिगत के आधार पर वर्गीकृत करते हुए पहले तो कुल जनसंख्या दिखाई जाएगी, उसके बाद में उनको जाति के आधार पर बांट करके भी गणना की जाएगी। तो ये होती है जातिगत जनगणना। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। तो निर्णय हो गया, और जातिगत जनगणना होती क्या है, थोड़ा सा और चर्चा किया जाए कि क्या भारत में इस निर्णय के पूर्व जो तत्कालीन सरकार ने लिया है, क्या इस निर्णय के पूर्व भी कभी जातिगत जनगणना हुई है, या ये पहली बार होगा जब इस आधार पर गणना की जाएगी। तो देखते हैं, इस पर बात किया जाए, जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है भारत में, क्या कोई इतिहास है भी। तो इस पर यह चर्चा करते हैं। तो यहां कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेजों का शासन था, हम 47 में स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो ब्रिटिश काल के दौरान जनगणना की शुरुआत हुई थी। पहले जनगणना की बात करते हैं, और वो शुरुआत कब हुई थी, 1872 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जनगणना हुई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह जनगणना संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं हुई थी, क्षेत्रवार ये गणना हुई थी। ये गणना क्षेत्रवार हुई थी। उसके 10 साल के बाद नियमित दशकीय जनगणना, अभी जातिगत जनगणना की बात नहीं हो रही है, नियमित दशकीय जनगणना 1881 में शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार नियमित रूप से दशकीय जनगणना शुरू हुई, जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक साथ गणना की शुरुआत हुई, जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन जातियों को शामिल किया गया, अर्थात जाति के आधार पर जो गणना की शुरुआत हुई है, ध्यान देने की बात है, वो भारत में पहली बार जात आधारित जो जनगणना हुई है वो अंग्रेजों ने कराई है 1931 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने 1931 ईस्वी में जात के आधार पर जनगणना कराई है, और उसमें उन्होंने माना कि लगभग 52% आबादी ओबीसी की है। संपूर्ण जन में 52% आबादी ओबीसी की है। अर्थात अब एक चीज और भी प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने किस आधार पर जातियों का जो वर्गीकरण किया था। तो कमोबेश उनका जो वर्गीकरण था वो व्यवसाय और पेशे को लेकर के वर्गीकरण था, अर्थात व्यवसाय के आधार पर उन्होंने जातियों को बांटा था। तो पहली बार जो जातिगत जनगणना हुई है भारत में वो 1931 में हुई है। यह जातिगत जनगणना का इतिहास रहा है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए
भारत स्वतंत्र हुआ, उसका अपना नीतिगत निर्णय रहा। तो उस नीतिगत निर्णय में 1951 ईस्वी में भारतीय सरकार ने जनगणना को तो कंटिन्यू रखा, लेकिन जो 1951 की जो गणना हुई उसमें जातिगत जनगणना को सीमित कर दिया, और सीमित करते हुए केवल एससी और एसटी को ही जातिगत जनगणना में शामिल किया। जो ओबीसी की गणना थी उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। तो यह सरकार का अपना नीतिगत निर्णय था कि जो गणना होगी उसमें केवल एससी और एसटी के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा, उनकी संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, उनके प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाएगा। बाकी इसमें ओबीसी के परसेंटेज को या संख्या को, ओबीसी की संख्या को यहां डिनाई कर दिया गया। यह स्वतंत्रता के बाद का इतिहास रहा। अंतिम बार जो भारत में जनगणना हुई है वो आपको पता ही होगा कि 2011 में हुई है। तो 1951 से लेकर के 2011 तक जो जनगणना होती रही है उसमें केवल एससी और एसटी की संख्या को दिखाया जाता रहा है। अब 2011 के बाद फिर 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड का समय आया तो उस समय जनगणना कराना तो संभव था नहीं, और इसी कारण जनगणना के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। और इसी बीच सरकार का यह निर्णय रहा कि अब जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना शामिल होगी। तो अब जातिगत जनगणना शामिल होगी तो क्या शामिल होगा उसमें? अरे भाई, एससी और एसटी तो ऑलरेडी उसमें शामिल होता ही था। जातिगत जनगणना में एससी और एसटी के परसेंटेज को, उनकी संख्या को, किस राज्य में कितना क्या है, ये सब तो दिखाया ही जाता था। डिनाई किसको किया गया था? ओबीसी को। तो अब इस जनगणना में एससी और एसटी के साथ साथ किसको भी शामिल कर लिया जाएगा? ओबीसी को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये निर्णय है। तो ये एक इतिहास जातिगत जनगणना का रहा है। अब जातिगत जनगणना यदि होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि जातिगत जनगणना होती है तो भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस संभावनाओं पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। हाइपोथेटिकल चीजें हैं, लेकिन जो तात्कालिक परिस्थितियां बन रही हैं उन तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर ये संभावनाएं लगाई जा सकती हैं कि यदि जाति के आधार पर जनगणना होती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पॉइंट आउट यहां किया गया है। जैसे होगा क्या, पहला क्या संभावना हो सकती है भविष्य में, जब यह पता चल जाएगा किस संख्या में कितनी जाति है, ओबीसी कितनी, एससी कितनी, एसटी कितनी, जब ये जातियां संख्या में सामने आएंगी तो होगा क्या, अधिक संख्या वाली, ये संभावनाएं देखिए, इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता, अधिक संख्या वाली जातियां होंगी लामबंद। जो जातियां अधिक संख्या में होंगी वो एकजुट होने का प्रयास करेंगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास में ऐसा हुआ है। कब हुआ है अभी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो पहला तो ये संभावना हो सकती है कि जो अधिक संख्या में जातियां उभर कर सामने आएंगी वो अपने को लामबंद होना शुरू करेंगी, और जब वो लामबंद होना शुरू करेंगी तो दूसरा जो बदलाव हो सकता है, चुनाव में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। जब जातियां लामबंद होना शुरू होंगी तो इसका तात्कालिक प्रभाव कहां दिखाई पड़ेगा?
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव में इसका प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ेगा। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, आरक्षण की अधिकतम सीमा हो सकती है खत्म। आरक्षण की जो वर्तमान सीमा निर्धारित है संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के द्वारा, उसकी अंतिम सीमा भी खतरे में आ सकती है। ऐसा हो सकता है। तो अब ये थोड़ा सा चर्चा किया जाए कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है, आरक्षण की जो इस समय एक नियमावली चल रही है, वो क्या है। जातियां लामबंद होंगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, और यदि इतिहास में जाते हैं तो बात करते हैं मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन को समझते हुए वर्तमान जातिगत जनगणना से होने वाले भविष्य में बदलाव को कोरिलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, मंडल कमीशन पर थोड़ा सा चर्चा कर लें तो वर्तमान परिवेश को आसानी से समझा जा सकता है। ये जो मंडल आयोग है, गठन या इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में जब जनता सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बीपी मंडल जी की, बीपी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया गया। चूंकि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बीपी मंडल जी, इसलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। गठन किसके द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा। रिपोर्ट इस मंडल आयोग ने प्रकाशित किया 1980 में। रिपोर्ट जो इन्होंने दिया वो 1980 में अपना रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित किया। अब जब इनका रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में इन्होंने सिफारिश क्या की थी, रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या था? तो इन्होंने जो अपना गणना का जो आधार बनाया था वो 1931 की जो जातिगत जनगणना थी, जो जातिगत गणना थी उसी को इन्होंने आधार बनाया, और उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने रिपोर्ट दिया कि भारत में ओबीसी भारत की आबादी का 52% हिस्सा है। इन्होंने रिपोर्ट क्या दिया कि जो ओबीसी है वो भारत की आबादी का 52% हिस्सा है, और हिस्सेदारी के आधार पर, प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर भी क्या होना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी को 52% यदि हिस्सेदारी है तो ओबीसी को आरक्षण में 52% हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये इनका रिपोर्ट था। लेकिन अब भाई 52% हिस्सेदारी तो हो नहीं सकती, ऐसा क्यों नहीं हो सकती है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो जब 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, 1980 में रिपोर्ट आ गई, जब सरकार आई बीपी सिंह की, 1990 में बीपी सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बीपी सिंह जी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया,
मंडल आयोग की सिफारिशों को मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब लागू कर दिया तो क्या वो जो 52% हिस्सेदारी की मांग की जा रही थी आरक्षण में, क्या उसको लागू किया? तो जब लागू किया तो इस फैसले का सरकार को प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। और लागू किस आधार पर हुआ? तो 52% तो नहीं दिया गया, ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण देना शुरू किया गया। अब रीजन ये था क्योंकि 52% हो नहीं सकता था। एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य में, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कह रखा था कि किसी भी दशा में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, ये पहले ही कह रखा था। और 50% से ज्यादा आरक्षण होगा नहीं, और 22.5% आरक्षण एससी को मिल चुका था। एससी को 22.5% का आरक्षण मिल चुका था और 50% से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 52% तो किसी भी दशा में लागू नहीं हो सकता है। तो अब चूंकि 50% में 22.5 निकल गया तो वही 27 बचा। तो बीपी सिंह सरकार ने क्या किया कि ओबीसी जातियों को मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पर 27% का आरक्षण लागू कर दिया। अब जब 27% का आरक्षण लागू हुआ तो इसका व्यापक तौर पर विरोध भी हुआ। कुछ छात्र संगठनों ने आंदोलन भी शुरू किया, आत्मदाह की धमकी भी दी, और अंततोगत्वा हुआ क्या कि इस सरकार के फैसले को, जो बीपी सिंह सरकार का जो निर्णय था, जो फैसला था, जो मंडल कमीशन को लागू किया गया था, उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में उस निर्णय को चुनौती दी गई। अब जब चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की खंडपीठ ने 9 जजों की खंडपीठ ने इस मुकदमे को सुना। और चूंकि हमारे संविधान में भी मैक्सिमम 50% का आरक्षण निर्धारित है, और चीजें थोड़ा सा समझिएगा, 50% का आरक्षण निर्धारित है। दूसरा, अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) में संविधान में यह लिखा है कि राज्य महिलाओं, बच्चों और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। अब देखिए, चर्चा इस पर भी होती है कि यदि आरक्षण की बात की जाती है, तो जो हमारा समता का अधिकार है, आर्टिकल 14, उसका यह उल्लंघन माना जाता है। लेकिन उसी 15(4) में संविधान में लिखा है कि राज्य विशेष परिस्थितियों में महिलाओं, बच्चों या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी गई, बीपी सिंह सरकार के फैसले को चुनौती दी गई, तो जब 9 जजों की पीठ ने इसकी सुनवाई की तो पाया कि चूंकि आरक्षण का जो प्रावधान है वो 50% के अंतर्गत ही है, क्योंकि 27% लागू किया गया था। और जो ये चुनौती दी गई थी, उस मुकदमे को नाम दिया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में बीपी सिंह सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसको 9 जजों की पीठ ने, यह संवैधानिक पीठ है,
9 जजों की जो खंडपीठ है ये संवैधानिक पीठ है। चूंकि आरक्षण का मामला था इसलिए इसका जो निर्णय या सुनवाई हुई वो संवैधानिक पीठ में हुई। तो उन्होंने जब इस पर निर्णय या सुनवाई की तो यह पाया कि जो आरक्षण का प्रावधान है चूंकि वो 27% दिया गया है वो 50% के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा यह हुआ कि चूंकि आर्टिकल 15(4) में अनुच्छेद 15 में ये चीजें लिखी गई हैं कि राज्य ऐसा कर सकता है, तो यह भी निर्णय संविधान के खिलाफ नहीं है। और इस आधार पर इस खंडपीठ ने बीपी सिंह सरकार के निर्णय को 1992 में सही ठहराया। 1992 में सही ठहराया, इस निर्णय को सही ठहराया। तो अब जो मंडल कमीशन था वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो गया और आरक्षण की एक नियमावली तय हो गई। तो अब जब ये वर्तमान सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है जो ये लिखा गया है, इसी पर संभावनाओं पर चर्चा हो रही है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा खत्म हो सकती है। जब 52% ओबीसी जातियां मंडल कमीशन ने तय की थी तब 52% जनसंख्या के हिसाब से ही आरक्षण की मांग की थी। तो अब यदि जातिगत जनगणना होती है और ये पता भी है कि सर्वाधिक जातियों की संख्या ओबीसी वर्ग में है, तो वो सीमा खत्म हो सकती है। ऐसा भविष्य में हो सकता है। लामबंद इसलिए हो सकती है क्योंकि मंडल कमीशन के बाद पूर्वी उत्तर भारत में जो है एक राजनीतिक परिदृश्य बदला था और इसी आधार पर बहुत सारी ओबीसी जातियां लामबंद हुई और बहुत सारे राजनीतिक दलों का गठन हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, अपना दल है, जदयू बिहार में था। तो उसी आधार पर कह सकते हैं कि नए राजनीतिक परिदृश्य बन सकते हैं। यहां देखो ओबीसी जातियां संख्या के हिसाब से कर सकती हैं आरक्षण की मांग, क्यों नहीं करेंगी? जब उनको यह पता चलेगा कि कुल आबादी में हमारी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और हमारे वर्ग में सबसे ज्यादा जातियां शामिल हैं, तो जाहिर सी है मांग करेंगी। ये हो सकता है। और ये अंतिम जो ये प्रभाव हो सकता है, जो स्कूल कॉलेज हैं, दफ्तर हैं, उनका भी समीकरण बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि वहां स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के लिए भी आरक्षण की नियमावली बदल सकती है। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की नियमावली बदल सकती है। तो ये कुछ जातिगत जनगणना के बाद ये भविष्य में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये भविष्य की बात है, लेकिन मंडल कमीशन के बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला था। इसी आधार पर इसकी संभावना जताई जा रही है। तो ये था सरकार के निर्णय पर कुछ चर्चा और भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर भी ये चर्चा किया गया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की चर्चा कैसे लगी कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।